आपका बैच टाइम है 12 to 1:30 एंड टुडे इज 16th. साढ़े दस से 12 नहीं 12 to 1:30. 16/04/25. चलिए आज का टॉपिक हमारा हेडिंग्स. HTML headings are titles or subtitles that you want to display on web page. So headings बनाने के लिए आपके पास elements होते हैं H1 to H6. So HTML headings are defined with the H1 to H6 tags. H1 defines the most important heading and H6 defines the least important heading. अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका फोकस कीवर्ड है, चलो सो अगर आप इस तरह से कुछ हेडिंग्स क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है H1 से लेके H6 तक आप डिफाइन करेंगे और इस तरह का कुछ आउटपुट आपको रिसीव होगा. सो वेबसाइट के अंदर जो हमारा फोकस कीवर्ड होता है वो किस में होगा? H1 एलिमेंट के अंदर. इसी तरह से आपका जैसे से इम्पोर्टेंस कम होता है वैसे वैसे आप अपने टैग का ऑर्डर भी चेंज करते जाओगे. H1 एंटायर पेज में सिंगल टाइम ही यूज़ हो सकता है. H2 और H3 भी सिंगल टाइम ही यूज़ करना होता है. बट अगर आप मल्टीपल टाइम चला देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. बट H1 अगर मल्टीपल टाइम होगा तो गलत हो जाएगा. इसका आपने ध्यान रखना. बाकी 4, 5, 6 जितने मर्जी टाइम आप चला सकते हैं. So browsers automatically add some white space, a margin before and after a heading. तो आप देख सकते हैं हेडिंग के ऊपर नीचे कुछ गैप दिखाई दे रहा है आपको इस तरह से. तो ये ब्राउज़र ऑटोमेटिकली ऐड करता है इसको. Headings are important. Search engine use the heading to index the structure and content of your web pages. Users often skim a page by its heading. It is important to use heading to show the document structure. H1 heading should be used for main heading, followed by H2 heading, and then the less important H3 and so on. So use HTML heading for headings only. Don't use headings to make text big or bold. अगर आपको big और bold करना है तब आप heading का इस्तेमाल ना करें, फिर उसके लिए आप प्रॉपर उस एलिमेंट का इस्तेमाल करें. बट अगर आप कुछ चाहते हैं कि ये मेरा एसईओ में एक फोकस कीवर्ड हो सकता है देन उस केस में आप हेडिंग्स का यूज़ करें. बिगर हेडिंग. ईच HTML हेडिंग हैज़ अ डिफ़ॉल्ट साइज. हाउएवर यू कैन स्पेसिफाई द साइज फॉर एनी हेडिंग विद द स्टाइल एट्रीब्यूट यूजिंग द CSS फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी. सो अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को डिफ़ॉल्ट से भी बड़ा साइज़ करना है, जैसे कि डिफ़ॉल्ट साइज़ हमारा हेडिंग का ये होता है, आप इससे बियॉन्ड जाना चाहते हैं लाइक इस तरह से, तो आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे H1 में स्टाइल इक्वल टू फॉन्ट साइज 60 पिक्सल्स. ये एक एग्जांपल है. ऐसा नहीं कि 60 पिक्सल का हमें लगाना होता है वेबसाइट में, क्योंकि काफ़ी ऑड लगेगा इतना बड़ा टेक्स्ट देखने में. तो टेक्स्ट जेल भी होना चाहिए आपके पैराग्राफ के साथ. नेक्स्ट टॉपिक है पैराग्राफ. पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड इज़ यूजली अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट. तो जैसे आप यहाँ देखें ये पैराग्राफ है, ये एक पैराग्राफ है हमारा यहाँ पर. ये दोनों ऑटोमेटिकली अलग अलग लाइन में है, क्योंकि पैराग्राफ जितनी बार भी आप पी टैग ओपन करेंगे आपका न्यू लाइन स्टार्ट्स होगा. ठीक है. सो HTML
P element defines a paragraph. A paragraph always start on a new line and browser automatically adds some white space which is called margin before and after a paragraph. तो जैसे कि आप यहाँ नोटिस करें इस पैराग्राफ के ऊपर नीचे भी कुछ स्पेस है. तो मार्जिन का पता कैसे चलता है, क्योंकि मार्जिन ऑलवेज ऑरेंज कलर में आता है. तो आप यहाँ देखेंगे पैराग्राफ के नीचे ऑरेंज लाइन दिखाई दे रहा है आपको, कि ऑरेंज कलर क्या है, ये मार्जिन है. अगर पैडिंग होगा तो पैडिंग हमेशा ग्रीन कलर के साथ आता है. ठीक है. सो दिस इज़ अ पैराग्राफ. ये अगर हमने कुछ इस तरह से लिखा है तो इसका आउटपुट आपका दोनों का अलग अलग लाइन में देखने के लिए मिलेगा. बात करते हैं HTML डिस्प्ले. You cannot be sure how HTML will be displayed. Large or small screens and resized window will create different results. So with HTML you cannot change the display by adding extra spaces or extra lines in your HTML code. The browser will automatically remove any extra spaces and lines when the page is displayed. So in this example आप यहाँ नोटिस करोगे हमने एक पैराग्राफ बनाया और हमने एंटर लगा लगा के लाइन्स को लिखा हुआ है. ठीक है. या फिर दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ देखें तो हमने क्या लिखा, दिस पैराग्राफ एंटर कंटेन्स, ढेर सारा हमने यहाँ पर यूज़ किया स्पेस, अ लॉट ऑफ स्पेसेस इन द सोर्स कोड बट द ब्राउज़र इग्नोर्स इट. तो ये दोनों लाइन का आउटपुट क्या है आप यहाँ देख सकते हो. तो क्या आउटपुट में कोई हमें स्पेसिंग या एंटर दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा ना दिखाई. क्यों? क्योंकि आप जो नॉर्मली कीबोर्ड से एंटर लगाते हो वो काम तो करेगा आपके कोड के अंदर, लेकिन आउटपुट में वो सिंगल लाइन ही कंसिडर होगा. सो HTML हॉरिजॉन्टल रूल्स, ये जो हम लोगों ने यहाँ रूल्स डाला हुआ है, लाइन्स डिवाइडर. द HR टैग्स डिफाइंस अ थीमेटिक ब्रेक इन अ HTML पेज एंड इज मोस्ट ऑफन डिस्प्लेड एज अ हॉरिजॉन्टल रूल. द HR एलिमेंट इज यूज टू सेपरेट कंटेंट और डिफाइन अ चेंज इन एन HTML पेज. तो जैसे कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया H1 एक पैराग्राफ, नेक्स्ट HR, देन H2 एंड पैराग्राफ. तो आप इनका आउटपुट देखेंगे इस तरह से मिलेगा. दिस इज़ अ हेडिंग 1. ठीक है. देन हमारा दिस इज सम टेक्स्ट. देन ये लाइन, ये जिसको हमने HR के थ्रू क्रिएट किया है. देन दिस इज़ अ हेडिंग 2. ये लाइन का आउटपुट हमें यहाँ दिखाई दे रहा है इस तरह से. तो द HR टैग इज़ एन एम्प्टी टैग विच मीन्स दैट इट हैज़ नो एंड टैग. आप देख रहे हैं हमने HR को क्लोज नहीं किया. लाइक अ BR HR भी ऑलवेज ओपन ही रहता है. नेक्स्ट, लाइन ब्रेक. The HTML BR element defines a line break, so use the BR if you want a line break, a new line without starting a new paragraph. So हम यहाँ देखेंगे this is a BR paragraph BR with line break. तो आप देख सकते हैं पैराग्राफ आपका 2 लाइन में ब्रेक हो गया. ठीक है. तो ये कैसे पॉसिबल है? इस BR की हेल्प से. So the BR tag again is an empty tag which means that it has no end tag. तो BR की क्लोजिंग नहीं होती है. BR को आपने डिफाइन किया, वो अपना काम कर देगा, लाइन को ब्रेक करेगा. नेक्स्ट एग्जांपल समझेंगे. द पोएम प्रॉब्लम. दिस पोएम विल डिस्प्ले ऑन अ सिंगल लाइन. जैसे हमने यहाँ पर एक विलियम वर्ड्सवर्थ की काफ़ी फेमस पोएम का यूज़ किया, हु हैज़ सीन द विंड. अब अगर हम इसका आउटपुट देखें तो आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है? ये सब एक पैराग्राफ की तरह आ रहा है. इसी प्रॉब्लम का जो फिक्स है वो क्या है? प्री एलिमेंट. द HTML प्री एलिमेंट डिफाइन प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट. द टेक्स्ट इनसाइड अ प्री एलिमेंट इज डिस्प्लेड इन अ फिक्स्ड विड्थ font, usually Courier New, and it preserve both spaces and line break. So हमने जहाँ पर पहले पैराग्राफ का इस्तेमाल किया था, इंस्टेड ऑफ P इस बार हमने क्या यूज़ किया है? प्री. तो प्री में आप देख सकते हैं हमने कोई BR वगैरह यूज़ नहीं किया है और आप देख सकते हैं आपका आउटपुट एकदम परफेक्ट आ रहा है इस तरह से. ठीक है. तो अगर आपको कभी कुछ ऐसा लिखना है तो आपने BR का यूज़ नहीं करना है. BR 1 या 2, इससे ज़्यादा नहीं. अगर मुझे पोएम पूरा लिखना पड़ेगा तो मुझे हर लाइन पे BR ऐड करना होगा. और यहाँ पर जैसे मुझे डबल स्पेस है तो डबल BR लगाना पड़ेगा. तो BR का यूज़ ना करके हम लोग प्री का यूज़ करेंगे, प्री फॉर्मेटेड का. तो प्री से जब भी हम लोग कुछ लिखते हैं तो इसका फॉन्ट जो होता है वो कोरियर न्यू होता है, बट आप CSS सीखने के बाद इस फॉन्ट को चेंज कर सकते हो जिसमें भी आप इसका आउटपुट लेना चाहते हो. नेक्स्ट आता है HTML स्टाइल्स. The HTML style attribute is used to add styles to an element such as color, font, size and more. ठीक है. तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक पैराग्राफ अवेलेबल है. ये क्या है? आई एम नॉर्मल. सेकेंड पैराग्राफ में हमने एक स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ किया और CSS में हमने कलर पास किया रेड. नेक्स्ट हमारे पास ब्लू कलर. उसके नेक्स्ट एग्जांपल हमने फॉन्ट साइज डिफाइन किया है 50 पिक्सल. तो आप देख सकते हैं नॉर्मल का आउटपुट ये है, रेड, ब्लू, बिग, इस तरह से हमें देखने के लिए मिल रहा है. यानी कि ये लिखने से आउटपुट क्या होना?
ये वाला। इसी तरह से HTML स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में समझेंगे डिटेल में। सेटिंग द स्टाइल ऑफ एन HTML एलिमेंट कैन बी डन विद द स्टाइल एट्रीब्यूट। द HTML स्टाइल एट्रीब्यूट हैज़ द फॉलोइंग सिंटैक्स। एलिमेंट का नेम कोई भी हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है, हेडिंग हो सकता है, इमेज हो सकता है, और स्टाइल जो भी आप प्रॉपर्टी जैसे फॉन्ट साइज 50 पिक्सल एग्जाम्पल, तो आप इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो द प्रॉपर्टी इज अ CSS प्रॉपर्टी, द वैल्यू इज अ CSS वैल्यू। सो जैसे कि हम बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहे हैं, द CSS बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी डिफाइंस द बैकग्राउंड कलर फॉर एन HTML एलिमेंट। आप यहाँ देखेंगे हमारा बॉडी एलिमेंट है, स्टाइल एट्रीब्यूट है, बैकग्राउंड कलर CSS प्रॉपर्टी है, और ये हमारी CSS वैल्यू है पाउडर ब्लू। तो अगर आप इसका आउटपुट देखेंगे तो क्या आ रहा है, कलर इस तरह से हमें देखने के लिए मिल रहा है। इसी तरह से टेक्स्ट कलर को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ डिफाइन करेंगे ओनली कलर, जैसे ब्लू एंड रेड। तो ये देखिए ब्लू और रेड कलर में आपको आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। फॉन्ट का टाइप चेंज करना चाह रहे हैं, आप यहाँ लिखेंगे फॉन्ट फैमिली, जैसे वर्दाना एंड कोरियर हमने यूज़ किया, तो आप देख सकते हैं फॉन्ट आपका चेंज हो गया इसके अंदर। इसी तरह से आप फॉन्ट साइज़ को मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, हमने लिखा फॉन्ट साइज़ 300%, फॉन्ट साइज़ 150%। तो आप यहाँ देख सकते हैं फॉन्ट का साइज़ भी चेंज हो रहा है हमारा। सेम टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज करना चाह रहे हैं, आप लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन, बाय डिफ़ॉल्ट होता है लेफ़्ट, हमने यहाँ पर मेंशन किया है सेंटर। तो आप यहाँ देखेंगे टेक्स्ट और पैराग्राफ दोनों कहाँ पर आ गए, सेंटर में, क्योंकि हमने H1 और P दोनों में क्या लिखा है, टेक्स्ट अलाइन, इस तरह से। नेक्स्ट फॉर्मेटिंग की बात करेंगे। HTML contains several elements for defining text with a special meaning. So जैसे कि हमने इस पैराग्राफ में हमने this text is bold, इसके लिए हमने कौन सा एलिमेंट यूज़ किया है, B एलिमेंट। तो ये क्या हो गया, बोल्ड। इसी तरह से हमने I एलिमेंट का यहाँ यूज़ किया फॉर इटैलिक। इसी तरह से सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट बनाने के लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है सब फॉर सबस्क्रिप्ट, SUP फॉर सुपरस्क्रिप्ट। तो जैसे केमिकल इक्वेशन वगैरह अगर आप कोई लिखते हैं H2O mc², तो उस केस में आप इनका यूज़ कर सकते हो। बात करते हैं फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो जैसे B स्टैंड फॉर बोल्ड, स्ट्रॉन्ग स्टैंड फॉर इम्पोर्टेंट, I स्टैंड फॉर इटैलिक, EM स्टैंड फॉर एम्फेसाइज, मार्क स्टैंड फॉर मार्क टेक्स्ट, स्मॉल स्टैंड फॉर स्मॉलर टेक्स्ट, del स्टैंड फॉर डिलीटेड टेक्स्ट, INS स्टैंड फॉर इंसर्टेड टेक्स्ट, सब स्टैंड फॉर सबस्क्रिप्ट, SUP स्टैंड फॉर सुपरस्क्रिप्ट। वन बाय वन सबके एग्जांपल्स देखेंगे। The HTML B element defines bold text without any extra importance. तो यानी कि हमने लिखा B एलिमेंट में this text is bold, तो आप यहाँ देखेंगे this text is normal and this text is bold। तो आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है दोनों में, एक आपको बोल्डर लुक में मिलेगा। तो इसी तरह से हमारे पास दूसरा ऑल्टरनेट और अवेलेबल है। The HTML strong element defines text with strong importance. The content inside is typically displayed in bold. तो यहाँ पर आप इसका आउटपुट देखें तो आप देख सकते हैं दोनों में हमें क्या मिल रहा है, बोल्ड का ही आउटपुट आ रहा है ना, इसमें भी बोल्ड है और स्ट्रॉन्ग वाले में बोल्ड है। तो इम्पोर्टेंट का मतलब क्या हुआ, देखो कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं, एग्जांपल के तौर पर आप इसको समझें। जैसे एक वेबसाइट है वेब टाइकून्स, और आप यहाँ नोटिस करें इसमें कुछ बोल्ड तरीके से लिखा हुआ है बीच बीच में, ठीक है, बट ये बोल्ड लिख तो रहा है बट ये टेक्निकली स्ट्रॉन्ग टैग में लिखा गया। आप यहाँ नोटिस करेंगे कौन सा एलिमेंट है, स्ट्रॉन्ग। अगर आपको लग रहा है कि मेरी वेबसाइट में जो कंटेंट है वो एक कीवर्ड है, अब ध्यान से अगर आप देखो तो क्या है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी इन दिल्ली, तो ये कीवर्ड है हमारा। तो जब आप कोई कीवर्ड बनाते हो तो आप उसको बोल्ड में नहीं लिखोगे, आपको स्ट्रॉन्ग में लिखना है ताकि वो इंडेक्स हो। इसी तरह से बेस्ट वेबसाइट डेवलपर्स, बेस्ट वेबसाइट डिज़ाइनर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, SEO एक्सपर्ट, ये सभी आप वैल्यू जो नोटिस करेंगे किस में लिखा है, स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग का इस्तेमाल कहाँ करना है, जहाँ पर मुझे जस्ट बोल्ड नहीं करना है, उसको मुझे कीवर्ड की तरह ट्रीट कराना है, उस केस में स्ट्रॉन्ग यूज़ होता है। अदरवाइज अगर आपको इम्पोर्टेंस नहीं देना है मैटर को तो बोल्ड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है, आई होप अच्छे से। नेक्स्ट I and EM. The HTML I element defines a part of text in an alternative voice or mood. The content inside is typically displayed in italic. So the I tag is often used to indicate a technical term, a phrase from another language, a thought, a ship name, etc. So जैसे मैंने लिखा this text is italic, तो इसका आउटपुट आपको italic मिलेगा comparatively this, है ना। अब
हमारे पास HTML5 में एक नया इसका रिप्लेसमेंट आया है EM। The HTML EM element defines emphasized text. The content inside is typically displayed in italic. इसमें लिखने का बेनिफिट क्या होगा कि अगर हमने यहाँ इस तरह से डिफाइन किया है तो स्क्रीन रीडर जो होते हैं ना, जो लोग देख नहीं सकते फिजिकली, जो चैलेंज लोग हैं, तो EM में अगर लिखा होगा तो वो स्क्रीन रीडर बोल के बताएगा कि क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। बट नॉर्मल आई में अगर लिखा होगा तो बोल के नहीं बताएगा। आउटपुट दोनों का सेम ही होता है। देखो इसमें भी टैली के आ रहे हैं ना, बट एम्फेसाइज होने की वजह से क्या होगा, इस एलिमेंट की वजह से स्क्रीन रीडर इस एलिमेंट को रीड करेगा और ब्लाइंड पर्सन को हेल्प आउट करेगा उस केस में। नेक्स्ट आता है मार्क। दी HTML मार्क एलिमेंट डिफाइंस टेक्स्ट दैट शुड बी मार्क्ड और हाईलाइटेड। तो पैराग्राफ के अंदर डू नॉट फॉरगेट टू बाय, हमने क्या लिखा, मिल्क, तो मिल्क हमने क्या करा, मार्क कर दिया, तो इस तरह से येलो कलर से हाईलाइट हो गया अपना। इसी तरह से स्मॉल टेक्स्ट, दी HTML स्मॉल एलिमेंट डिफाइंस अ स्मॉलर टेक्स्ट। तो दिस टेक्स्ट इज सम स्मॉलर टेक्स्ट, तो कंपैरेटिवली दिस टेक्स्ट ये आपको इसके साइज में छोटा मिलेगा, स्मॉलर। नेक्स्ट है del यानी कि डिलीटेड। दी HTML del एलिमेंट डिफाइंस टेक्स्ट दैट हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट। ब्राउजर विल यूजुअली स्ट्राइक अ लाइन थ्रू डिलीटेड टेक्स्ट। सो माई फेवरेट कलर इज़ ब्लू की जगह पर हमने क्या लिखा, रेड। तो ब्लू आपका डिलीटेड आएगा और रेड आपको इस तरह से मिलेगा। तो जनरली कहाँ देखते हो, ई-कॉमर्स वेबसाइट में प्राइस वगैरह स्लाइस करके लिखे होते हैं। 999 को हमने स्लाइस किया 499 में, इस तरह से। नेक्स्ट, इंसर्टेड एलिमेंट। द HTML INS एलिमेंट डिफाइंस अ टेक्स्ट दैट हैज़ बीन इंसर्टेड इनटू अ डॉक्यूमेंट। ब्राउजर विल यूजुअली अंडरलाइन इंसर्टेड टेक्स्ट। सो हमने लिखा माय फेवरेट कलर इज डेल, और रेड को हमने क्या बोला, अंडरलाइन। तो ये देखो इस तरह से डेल से ये बना और इंसर्टेड से ये आउटपुट आपका क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट है सब एलिमेंट। The HTML sub element defines subscript text. Subscript text appears half a character below the normal line and is sometimes rendered in a smaller font. So subscript text can be used for chemical formulas like H2O. तो ये जो 2 आप देख रहे हैं ये हमने किस में लिखा, सब में। यानी कि अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ इसका आउटपुट सब का, तो आप ये देखेंगे सबस्क्रिप्ट नीचे लिखे आ रहा है, हैंगिंग, है ना। नेक्स्ट सुपरस्क्रिप्ट, तो ये अपर साइड जाएगा। तो the HTML superscript element defines superscript text. Superscript text appears half a character above the normal line and is sometimes rendered in a smaller font. So superscript text can be used for footnotes, जो जनरली आज की डेट में बुक्स वगैरह में आप देखते हो, तो लाइक www, तो ये आप यहाँ देखो अपर साइड में। या फिर जैसे कोई केमिकल इक्वेशन हमने यहाँ पर ट्वाइस लिखा, वैसे वहाँ पर MC² हो सकता है, या फिर कोई भी आप जो लिख रहे हैं मैटर उसमें। नेक्स्ट आता है आपका कोटेशन। कोटेशंस का की यूज़ क्या होता है, वी विल गो थ्रू दी ब्लॉक कोड, क्यू, एब्रिब्रेशन, एड्रेस, साइट और वीडियो HTML एलिमेंट। सो अगर आप अपनी वेबसाइट में किसी एक्सटर्नल वेबसाइट का मैटर कोई लिख रहे हैं, तो उस केस में आपने यूज़ करना होता है ब्लॉक कोड का। तो ब्लॉक कोड क्या करेगा, आपके उस पर्टिकुलर एक्सटर्नल स्टेटमेंट को स्टैंड आउट करेगा और आपको वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देखो तो लेफ्ट और राइट में 1-1 इंचेस का आपको गैप दिखाई दे रहा है, बट जबकि हमारा टेक्स्ट लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, बट ये एक्सटर्नल मैटर है, कहीं से हमने एक लाइन ली है जिसको हमने अपनी वेबसाइट में इनकॉर्पोरेट किया है, तो उस केस में ये आपको ब्लॉक कोड होने की वजह से गैप मेंटेन करके दिखाएगा। प्लस हमें यहाँ पर ब्लॉक कोड में एक यूज़ करना है एट्रीब्यूट सिट, ठीक है। सिचुएशन में हमें बताना पड़ेगा ये हमने मैटर कहाँ से लिया है, ताकि कल को आपके ऊपर कोई कॉपीराइट वगैरह का क्लेम ना आए कि आपने लाइन कहीं से चोरी करके लगाया हुआ है ना। तो देखते हो जैसे कि अगर हमारे पास कोई आर्ट वर्क होता है, तो आर्ट वर्क में नीचे क्रेडिट लिखा होता है किसने बनाया, या जैसे अगर आप कोई न्यूज़ अपने चैनल पर दिखा रहे हैं, वो न्यूज़ किसी दूसरे पार्टनर से लिया गया है, तो न्यूज़ कर्टसी बाय या फिर सौजन्य से वहाँ पर लिखा होगा नीचे। तो इसी तरह से हमें अपने एक्सटर्नल कंटेंट पे बताना होगा कि हमने वो मैटर कहाँ से लिया, ताकि हमारे ऊपर कॉपीराइट का इशू ना आए। नेक्स्ट, HTML ब्लॉक कोड फॉर कोटेशंस। सो आप यहाँ पर इस तरह से अपना डिफाइन कर लेते हैं, जो कि ऊपर आप ऑलरेडी देख चुके हो। नेक्स्ट है क्यू फॉर शॉर्ट कोटेशन। जो इन्वर्टेड कोड में हम लोग कोई लाइन लिखते हैं, तो आपने इन्वर्टेड कोड कीवर्ड से नहीं यूज़ करना है, आपने इस तरह से क्यू टैग का इस्तेमाल करके बनाना है। ये देख रहे हैं कोड, ठीक है। तो कीवर्ड से अगर हम लोग लगाएंगे तो हमारा लाइन कर्व नहीं होता, स्ट्रेट आता है। तो मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। कॉपी, नोटपैड ओपन करेंगे, कंट्रोल O, फाइल ओपन, और मैं क्यू की जगह पर क्या करता हूँ, अपना मैनुअली कीबोर्ड से लगा देता हूँ इस तरह से।
सेव करेंगे फाइल और यहाँ नोटिस करें, तो अब आप देख सकते हैं आपको ओपन क्लोज का पता नहीं चल रहा, दोनों नॉर्मली आ रहे हैं ना। बट अगर मैं इसको इस तरह से रख देता हूँ, अब आप नोटिस करना, ये देखो कर्व होकर आएगा प्रॉपर, समझ आया। तो हमें इन्वर्टेड कोड के लिए क्यू टैग का यूज़ करना है, क्यू एलिमेंट का यूज़ करना है। नेक्स्ट आता है एब्रिविएशन। सो जैसे कि दी HTML एब्रिविएशन टैग डिफाइंस एन एब्रिविएशन फॉर और एन एक्रोनियम लाइक HTML, CSS, मिस्टर, डॉक्टर, ASAP, FYI एंड ATM। तो जैसे बहुत सारी चीज केसेस में देखा जाता है, कई बार हमें फुल फॉर्म नहीं पता होती, तो हम ये चाहते हैं हमारा पॉइंटर जब उसके ऊपर आए तो उसकी फुल फॉर्म रिवील हो जाए। सो जैसे हमने यहाँ पे लिखा दी WHO वॉज फाउंडेड इन 1948, तो हमने क्या लिखा, उसको AWR एलिमेंट में रैप किया और टाइटल इक्वल टू हमने डिफाइन किया उसका फुल फॉर्म। तो एंड यूज़र जब माउस लेके जाएगा तो क्या लिखा रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। जैसे अब ये यहाँ पर सिंबल है, हमें नहीं पता किस चीज़ का है, तो क्या लिखा रहा है, रिलोड दिस पेज, इस तरह से। नेक्स्ट, एड्रेस फॉर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हो और आप अपनी वेबसाइट में अपना फिजिकल एड्रेस मेंशन कर रहे हैं, उस केस में आपको एड्रेस एलिमेंट का यूज़ करना है। द HTML एड्रेस टैग डिफाइंस द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर द ऑथर एंड ऑनर of a document or an article. The contact information can be an email address, URL, physical address, phone number, social media handles, etc. So the text in the address element usually render in italic, and browser will always add a line break before and after address element. तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, हमने एड्रेस एलिमेंट में दिस पेज डिज़ाइन बाय एपटेक लिमिटेड ब्रेक, देन विजिट अस एट arenamultimedia.com, देन हमने अपना एड्रेस मेंशन किया हुआ है, तो कुछ आपको इस तरह से डिस्प्ले होगा। सिट फॉर वर्क टाइटल। द HTML सिट टैग डिफाइंस द टाइटल ऑफ अ क्रिएटिव वर्क। एग्जाम्पल, जैसे कोई बुक का नेम हो सकता है, पोएम का नेम हो सकता है, सॉन्ग का नेम हो सकता है, मूवी का नेम हो सकता है, पेंटिंग का नेम हो सकता है और किसी स्कल्पचर का नेम हो सकता है। अ पर्सन नेम इज नॉट द टाइटल ऑफ अ वर्क। सो द टैग्स इन द एड्रेस एलिमेंट यूजली रेंडर्स इन इटैलिक। सो इसी तरह से यहाँ पर भी अगर हम लोग जाएंगे तो हमने एक पेंटिंग के बारे में बात की है। ये पेंटिंग है जिसका नाम है स्क्रीम। इसको एडवर्टाइजमेंट बनाया था 1893 के अंदर। तो पेंटिंग का नाम हमने दी स्क्रीम किस में लिखा, सिचुएशन के अंदर डिफाइन किया। फिर आता है वीडियो बाई डायरेक्शनल टेक्स्ट। सो जनरली हम लोग देखते हैं लेफ़्ट टू राइट, इंग्लिश जो हमारी चलती है, बट अरबिक जो होती है आपकी वो चलती है राइट टू लेफ्ट। सो दिस टेक्स्ट विल रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। आप यहाँ देखेंगे एक तो ये राइट टू लेफ्ट आएगा प्लस मिरर फॉर्म में आएगा इस तरह से, है ना। तो भाई ये होता है बाई डायरेक्शनल टेक्स्ट। तो अरबिक उर्दू अगर आप इस लैंग्वेज में काम कर रहे हैं तब आप इसमें अपना मैटर डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कमेंट। HTML comments are not displayed in the browser, but they can help document your HTML source code. So you can add comments to your HTML source by using the following syntax. यानी कि आपने लिखना है लेस देन, एक्सक्लेमेशन, टू टाइम हाइफन, इन बिटवीन जो भी आपने लिखा होगा वो कमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपने क्लोजिंग करना है अगेन टू टाइम हाइफन एंड ग्रेटर देन। सो नोटिस दैट देयर इज एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट विच इज दिस इन द स्टार्ट टैग बट नॉट इन द एंड टैग। एंड टैग में आपने इसको डिफाइन नहीं करना है। कमेंट्स आर नॉट डिस्प्लेड इन द ब्राउजर बट दे कैन हेल्प डॉक्यूमेंट योर HTML सोर्स कोड। इसी तरह से ऐड कमेंट्स में हम लोग देखते हैं यहाँ पर विद कमेंट्स यू कैन प्लेस नोटिफिकेशन एंड रिमाइंडर्स इन योर HTML कोड। लेट्स से आप किसी प्रोजेक्ट के डिज़ाइनर हो, आपने आज वो प्रोजेक्ट बनाया, 2 से 3 साल बाद वो प्रोजेक्ट मेंटेनेंस के लिए आपके पास आता है, तो आप अपने लिए रिमार्केबल लाइन्स लिख सकते हो कि ये मैंने किस लिए बनाया। तो जब भी आप उस कोड को ओपन करेंगे आपको देखते ही याद आ जाएगा ये मैंने किस लिए डिफाइन किया हुआ है। तो जैसे हमने लिखा है यहाँ पर दिस इज़ अ कमेंट, यहाँ हमने लिखा है इस पैराग्राफ रिमेंबर टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन हेयर। तो ये देखो आउटपुट पे नहीं आ रहा है, लेकिन कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो कोड में आपको ग्रीन कलर से डिस्प्ले होगा। तो कमेंट के अंदर जितना भी मैटर आप लिख देंगे उसका कभी भी रेंडरिंग में साइज काउंट नहीं होता है। नेक्स्ट, हाइड कंटेंट। अगर आपको कोई कंटेंट को हाइड करना है पर्पजली और आपको लगता है इन फ्यूचर मुझे वो बाद में यूज़ में आ सकता है या मुझे टेम्परेली बंद करना है, तो जैसे फोटोशॉप में आप लेयर ऑफ करते हो उसी तरह से आप अपने मैटर को उसमें डाल सकते हो। जैसे मुझे इस पैराग्राफ की ज़रूरत बाद में हो सकती है तो मैंने इसको कमेंट बना दिया। सो कमेंट्स कैन बी यूज टू हाइड कंटेंट। दिस कैन बी हेल्पफुल इफ़ यू हाइड कंटेंट टेम्परेली। तो आप देखेंगे 3 पैराग्राफ में से एक पैराग्राफ मिडिल वाला हमारा हाइड हो चुका है, बट अगर आप कोड में आएंगे तो देखिए कमेंट बना हुआ है इस तरह से। नेक्स्ट,
You can also hide more than one line. Everything between the this element will be hidden from the display. तो आप देख सकते हैं मैंने पैराग्राफ और इमेज इन दोनों को रैप कर दिया इस तरह से इसके अंदर, तो ये दोनों ही लाइन आउटपुट से गायब हो जाएंगी आपकी। हाइड इन लाइन कॉन्टेंट, आप एक ही लाइन में लिखे हुए मैटर को भी हाइड कर सकते हैं। सो कमेंट कैन बी यूज टू हाइड पार्ट्स इन द मिडल ऑफ द HTML कोड। तो इस पैराग्राफ में लिखा दिस ग्रेट टेक्स्ट इज ए पैराग्राफ, तो मैंने ग्रेट टेक्स्ट को क्या बना दिया, कमेंट। अब रिटर्न आएगा दिस इज अ पैराग्राफ, बट अगर आप कोड में जाएंगे तो क्या लिखा रहा है, दिस ग्रेट टेक्स्ट इज अ पैराग्राफ। तो इन बिटवीन भी चला सकते हैं, अराउंड भी चला सकते हैं, सिंगल भी चला सकते हैं, मल्टी भी चला सकते हैं, कैसे भी आप कमेंट को चला सकते हो। बात करेंगे HTML के अंदर कलर्स। तो जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग की क्लास में डिस्कस किया था, 140 कलर के नेम आप ट्राई कर सकते हो। सो HTML कलर्स आर स्पेसिफाइड विद प्री डिफाइंड कलर नेम्स और विद RGB, hex, HSL, RGBA और HSLA वैल्यू। इन HTML a color can be specified by using a predefined color name। सो ये हमने कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं यहाँ पर। तो क्या लिखा रहा है, 140 स्टैंडर्ड कलर नेम वी कैन ट्राई हेयर। तो इस तरह से ये हमारे डिफरेंट कलर्स के साथ आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने बैकग्राउंड के अंदर कलर को इंटीग्रेट किया, तो हमने लिखा स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड कलर डाउजर ब्लू। या हमने बैकग्राउंड में टमाटो कलर का यूज़ किया, तो आप देख सकते हैं टमाटो कलर। इसी तरह से यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट के कलर को चेंज करें, तो आप देखेंगे टेक्स्ट कलर टोमेटो है। यहाँ पर हमने डाउजर ब्लू डिफाइन किया, यहाँ हमने कलर को मीडियम सी ग्रीन डिफाइन किया हुआ है। इसी तरह से आप बॉर्डर का कलर भी चेंज करना चाहते हैं, आप लिखेंगे बॉर्डर की थिकनेस 2 पिक्सल का रहेगा, सॉलिड स्टाइल होगा, टोमेटो कलर होगा, या डाउजर ब्लू कलर होगा, या वायलेट कलर होगा। इसी तरह से कलर वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आप लिख सकते हैं नेम, आप लिख सकते हैं RGB कोड, आप चला सकते हैं हेक्स कोड जो कि 216 कलर होते हैं। इस तरह से जाएंगे तो 16.7 मिलियंस कलर चला सकते हैं। ह्यू सैचुरेशन ल्यूमेंस का आप यूज़ कर सकते हैं। आप RGBA, A स्टैंड फॉर अल्फ़ा यानी कि ट्रांसपेरेंसी, यानी कि मैं 50% ट्रांसपेरेंट करके RGBA में चला रहा हूँ, और ह्यू सैचुरेशन ल्यूमेंस में भी मैं इसको 50% ट्रांसपेरेंट करके चला रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं सभी में सेम आउटपुट, और ये ट्रांसपेरेंसी के साथ आउटपुट है अपना। तो 0.5 स्टैंड फॉर ट्रांसपेरेंसी, 50% ट्रांसपेरेंट हो गया हमारा कलर। नेक्स्ट है CSS, HTML CSS। CSS stand for cascading style sheet। CSS saves a lot of work। It can control the layout of multiple web pages all at once। मान लीजिए आपके पास 5 पेज का कोई प्रोजेक्ट है और आपका क्लाइंट कहता है भी मुझे हेडिंग का कलर चेंज करना है, तो विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल CSS you can change in one go, in one file। So what is CSS? Cascading style sheet is used to format the layout of a website। With CSS you can control the color, font, size of text, the spacing between elements, how elements are positioned and laid are next, what background images or background colors are to be used, different displays for different devices and screen sizes, and much more। Tip: the word cascading means that a style applied to a parent element will also apply to all children element within the parent। So if you set color for of the body text to blue, all heading, paragraph and other text elements within the body will also get the same color unless you specify something else। Types of CSS। So CSS can be added to HTML documents in 3 different ways। One is inline, जो कि हम लोग लिखते हैं स्टाइल इक्वल टू। सेकेंड होता है इंटरनल, जिसको हम लोग हेड में डिफाइन करते हैं स्टाइल टैग। थर्ड होता है एक्सटर्नल, जिसमें आपकी एक अलग से फाइल क्रिएट होगी। So inline, an inline style may be used to apply a unique style for a single element। To use inline style, add the style attribute to the relevant element। The style attribute can contain any CSS property। So here as you can see हमने यहाँ पर heading का text रखा है blue, पैराग्राफ का text हमने किया है red। ये हुआ inline का एग्जाम्पल। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारी ये चीज़ें अप्लाई हो गई हैं। तो हमने यहाँ पर 2 चीज़ें अप्लाई की थी, कलर ब्लू और टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर। तो हेडिंग आपको दोनों प्रॉपर्टीज़ के साथ मिला आउटपुट में। An inline style loses many of the advantages of the style sheet by mixing content with presentation। So use this method sparingly। क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट बना ली और क्लाइंट कहता है चेंज करो, तो इनलाइन में आपको हर एक एलिमेंट में जाकर चेंज करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। इसी का रिप्लेसमेंट आता है इंटरनल। इंटरनल में क्या होता है कि अगर आप स्पेसिफिक किसी एक पेज का स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं, एंड इंटरनल स्टाइल शीट में बी यूज if one single HTML page has a unique style।
The internal style is defined inside the style element inside the head section. So internal style are defined within the style element inside the head sections of an HTML page. तो आप यहाँ देखेंगे ये हमारा स्टाइल एलिमेंट है और इसके अंदर हमने बॉडी और H1 को डिफाइन किया हुआ है. आप आउटपुट देखेंगे तो दोनों का कलर आपको डिफरेंट मिल जाएगा. एक्सटर्नल फाइल, तो जो भी कोड आपने यहाँ लिखा है वो एक, जैसे हम लोग .html फाइल बनाते हैं वैसी .css फाइल आपको बनाना होगा. So with an external style sheet you can change the look of an entire website by changing just one file. Each HTML page must include a reference to the external style sheet file inside the link element inside the head section. So external styles are defined with the link element inside the head section of an HTML page. तो इसको अटैच कैसे करते हैं? लिंक एलिमेंट के अंदर. ये क्लोज नहीं होता है, आपको रेलेवेंसी डिफाइन करनी होगी स्टाइल शीट. HREF में आपको बताना होगा mystyle.css. अब ये फाइल देखो हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है mystyle.css. अगर हम लोग इसको राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड कर देते हैं तो आप देखेंगे हमने यहाँ पर दो चीज़ें डिफाइन की हुई हैं, एक तो बॉडी का कलर और एक हेडिंग का कलर प्लस मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट, इस तरह से. तो अब आप इस फाइल को जब ओपन करेंगे वेब ब्राउज़र में तो ये कुछ इस तरह से आपको मिलेगा. तो कंट्रोल यू करने पर आप नोटिस कर सकते हैं स्टाइल हमने कहाँ डिफाइन किया है, यहाँ पर इस तरह. सो एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट कैन बी रिटन इन एनी टेक्स्ट एडिटर. वो VS कोड भी हो सकता है, वो नोटपैड भी हो सकता है, नोटपैड प्लस प्लस भी हो सकता है, कॉफ़ी कप भी हो सकता है, सबलाइम हो सकता है. ऐसे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं. एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट कैन बी रिटन इन एनी टेक्स्ट एडिटर एंड मस्ट बी सेव्ड विद अ .css एक्सटेंशन. The external .css file should not contain any HTML tags. Here is how the mystyle.css file look. तो ये आप देख सकते हो हमने इस तरह से अपनी एक फ़ाइल बनाई हुई है जिसका नेम है mystyle.css और उसके अंदर ये कोड हमने कंटेन किया हुआ है. नोट, डू नॉट ऐड अ स्पेस बिटवीन दी प्रॉपर्टी वैल्यू, जैसे कि 20 पिक्सल, तो ये बिल्कुल सही है. अगर आप लिख देते 20 स्पेस पिक्सल तो ये गलत है. सही प्रैक्टिस क्या है? 20 पिक्सल्स. तो इनकरेक्ट ये है, ये करेक्ट है. So with an external style sheet you can change the look of an entire website by changing in one file. ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज़ आपकी काम करेंगी. मेरे ख्याल से आज के लिए आप लोग पहले इतना ट्राई करके देख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे कर सकते हैं, या फिर अगर आप करना चाहें आगे मैं करा सकता हूँ, टाइम है हमारे पास, जैसा आप चाहें. क्या कहते हो बोलो? पहले इतना करके देखना है या आगे करें? तो कोशिश करो नेक्स्ट क्लास है ना अपने साथ लैपटॉप वगैरह कैरी करने का. इतना पढ़ने के बाद यहीं पर बैठ के प्रैक्टिस करो. ठीक है.